हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। ये पेपर आपका 30 जनवरी 2023 और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो आज हम लोग इसमें जो है मैथ्स के टोटल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इसमें आज हम लोग 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं मैथ्स के। तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि किस तरह का मैथ्स का सवाल पूछा जाता है सीटेट में। तो बहुत ही इजी रहता है कि आपका जो 15 क्वेश्चन आपका जो सीडीपी बेस्ड रहेगा और 15 क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही छोटे छोटे कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहता है। और आप लोग ईजिली जो है मतलब कि बिना कलम के सहायता से भी आप लोग जो है उस सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और बहुत ही आसानी से समझेंगे कि मैथ्स का जो किस तरह का सवाल आता है। और सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी है। उसने इनका 1/3 भाग राधा को, 2/5 भाग आसिफ को और 1/12 भाग सोनू को दे दिया। विशाल के पास बची कैंडियों की संख्या क्या है? तो इनमें आपको बताना है कि पहले जो है विशाल के पास कितना कैंडी है, 10 कैंडी है, 10 दर्जन मतलब कि 10 दर्जन कैंडी है। तो 1 दर्जन में 12 होता है तो 10 दर्जन में कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब 120 कैंडी में से उन्होंने क्या किया, 1/3 भाग जो है उन्होंने राधा को दे दिया। तो 1/3 राधा को दे दिया तो इसका कितना हो गया, 40 हो गया। 40 उन्होंने किसको दे दिया, राधा को। अब उसके बाद फिर 120 का जो है 2/5 भाग जो है आसिफ को दे दिया। तो 120 का 2/5 भाग आपका कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 उन्होंने किसको दे दिया, आसिफ को दे दिया। उसके बाद 120 का 1/12 भाग जो है उन्होंने क्या कर दिया, सोनू को दे दिया। तो 120 का 1/12 भाग आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो उनके पास टोटल कैंडी कितना था, 120 था। उनमें से उन्होंने क्या किया, उनमें से उन्होंने जो है 40 + 48 + 10 टोटल मिला के आपका कितना हो गया। तो 120 में आप लोग क्या करेंगे, 40 + 48 + 10 सारे को ऐड करके 120 में माइनस कर देंगे तो आपका 22 निकल के आ जाएगा। तो टोटल उनके पास जो है 22 कैंडी बचेगा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। 10 दर्जन कैंडी है तो 10 × 12 कीजिएगा, 120 आ जाएगा। और 120 का 1/3 राधा को दे दिया, 120 का 2/5 जो आसिफ को दे दिया 48, 120 का 1/12 जो आपका 10 निकल के आया उस सोनू को दे दिया। तो टोटल बांटा कितना, 40, 48 और 10। तो 120 में 40, 48 और 10 बांट दिया तो बचा कितना, 22। तो 22 कैंडी आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो 56 का सभी गुणनखंड निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से 2 से देंगे तो 28 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे 14 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस तरह से जब आप इसका योगफल निकालेंगे गुणनखंड का तो 2 पर पावर कितना हो गया, 3 × 7 का पावर 1 हो गया। तब इसका योग निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 2 का पावर 0 + 2 का पावर 1 + 2 का पावर 2 + 2 का पावर 3। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर 7 का पावर 0 यहाँ पे जोड़ आ जाएगा, जोड़ 7 का पावर 1। तो इस तरह से आप लोग करेंगे। तो इस तरह से सबको यहाँ पे करेंगे तो सारे का हो जाएगा, ऐड करके कितना होगा तो उनको एक साथ लिखना है। और उसके बाद इधर वाले को आप लोगों को एक साथ लिखना है। तो जब इस तरह से लिखेंगे तो लगभग आपका आ जाएगा कितना, इधर 15 आ जाएगा, 15 × 8 हो जाएगा। क्योंकि 7 का पावर 0 है तो 7 हो जाएगा, 7 का पावर 1 है तो 7 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। 15 × 8 कितना आ जाएगा, 120। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 120। तो इस तरह से जो है गुणनखंडों का योग निकाला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है तो आपको इसमें बताना है। तो सारे को आप लोग क्या कीजिएगा कि कैलकुलेट कर लीजिएगा और देखिएगा कि कौन जो है मतलब कि सही है। जैसे ऑप्शन नंबर 3 पर हम लोग जैसे जांचेंगे तो 1/5 क्या बड़ा है, मतलब कि 1/3 जो है 1/5 से बड़ा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा। उसके बाद इससे करेंगे तो 0.33 इस तरह से। तो सही होने में बड़ा है, 0.2 से 0.33 आपका बड़ा आ जाता है। तो ये जो है सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है बिल्कुल ही सही है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं
निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी गई है। तो इनमें से आपको बताना कि बढ़ते क्रम में कौन सा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 को आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर जो है बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बिल्कुल ही सही है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आरोही क्रम में सजाया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका जो कि 75 707 में से 7 के स्थानीय मानों का योगफल। तो सारे 7 का जो स्थानीय मान हम लोग क्या करेंगे, निकाल के उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना है 75 707। इसमें से पहला वाला 7 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 7 पे 4 जीरो हो जाएगा, इस तरह से 4 जीरो आ जाएगा। इस वाला 7 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 7 पे 2 जीरो और इसका 7 आ जाएगा। तब सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से कौन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 70707। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे इतनों में से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से विभाज्य हो जाएगा। तो इनमें से बताना है कि कौन सा संख्या वो है जिसमें कि इतनों में से घटा देंगे तो वह संख्या पूरी तरह से 245 से भाग लग जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 0 0 7 8, इसी में हम लोग सबसे पहले 245 से भाग दे देंगे। 245 से हम लोग जैसे ही भाग देंगे तो पहले 2 बार में लगेगा, आपका 2 बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा, 490 आ जाएगा। 490 आ जाएगा। इसको फिर कीजिएगा तो 11 0 फिर 7 उतर जाएगा। फिर आप लोग 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 980 आ जाएगा। फिर इसको माइनस करेंगे तो आप लोग यहाँ पे आ जाएगा कितना, 12 7 8। फिर आप लोग जो है डायरेक्ट 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग देंगे तो 12 7 5 आ जाएगा। फिर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 53। तो 53 आपका जो लास्ट में शेष बच जाता है। यही 53 आप लोग यदि इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो क्या आपका जो है जो घट के जो आएगा 245 से भाग पूरा पूरी नहीं लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं में जो 53 को आप लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। कितना घटाना है, 53 घटाना है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि यदि उन्हें बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो चौथे स्थान पर कौन सा इकाई होगा। तो आपको चौथे स्थान पर कौन सा इकाई होगा तो उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो इनमें से जो आपका क्या हो जाएगा, DM आ जाएगा, उसके बाद सबसे छोटा, उसके बाद आ जाएगा आपका क्या CM आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मिलीमीटर आ जाएगा, उसके बाद फिर मीटर आ जाएगा, उसके बाद फिर आपका किलोमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से चौथे स्थान पे आपका मीटर आ जाता है, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा मीटर, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है अब अगला क्वेश्चन 15:20 मतलब कि 15:20। उसके बाद 6 घंटे 35 मिनट पहले क्या समय है। तो इनमें से आपको क्या कर देना है, बहुत ही आसान है। तो 15:20 में से आपको जो है यदि आप 6:35 को माइनस कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। अब देखिए 20 मिनट में से 35 मिनट तो नहीं माइनस होगा। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जब ये तो 15 घंटा है तो इसमें 1 घंटा हमको लेना पड़ेगा पहचा। तो 1 घंटा लेंगे, कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 60 मिनट हमको लेना पड़ेगा। 60 20 कितना, 80 मिनट हो जाएगा। 80 मिनट में हमको 35 मिनट माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5, इधर आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ कितना बचा, 14 घंटा बचा। 14 घंटों में 6 घंटा चल गया तो 8 घंटा बचा। तो 8:45 AM आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 8:45। अब अगला क्वेश्चन है आपका, जयंती किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 3/5 किलोमीटर चलती है और फिर वहां से पश्चिम दिशा में 1.5/7 किलोमीटर चलती है। अब वह P से कहाँ स्थित होगी। तो जयंती नाम की मतलब की लड़की है, तो वह पहले जो है क्या करती है, तो जैसे कि यहाँ पे P है, P बिंदु से वह जो है आपका पूरब की तरफ चलती है, लगभग कितना 3/5 किलोमीटर चली, ठीक ना, पूरब की दिशा चली। अब वह क्या करता है, फिर वहाँ से पश्चिम दिशा की ओर जो है रिटर्निंग, अब जो है पश्चिम दिशा की ओर यहाँ से फिर इस तरह से चलना चालू कर दिया। तो वहाँ से वह लगभग 1.5/7 यानी कि 12/7 किलोमीटर चल गई, इधर आ गया। तो P यहाँ पे है, तो P बिंदु से पहले पूरब की ओर चला, फिर वहाँ से पश्चिम दिशा की ओर 12/7 किलोमीटर चल दिया। तो अब पूछ रहा है कि P से वह किस दिशा की ओर है। तो 12/7 में आप 3/5 को माइनस कर देंगे। तो 12/7 में 3/5 को माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा निकल के 39/35 यानी कि 1.4/35।
1/4/35 निकल के आएगा। अब वह किस दिशा में है? अब तो पहले तो P था, अब वह जब पश्चिम की ओर आया तो इधर आ गया, तो यानी कि अब वह जो है किधर हो गया? पश्चिम की दिशा की ओर हो गया। P से किधर दिशा हो गया? पश्चिम दिशा की ओर हो गया। तो 1/4/35 जो है आपका P से पश्चिम दिशा की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से बताना कि कौन सा सही नहीं है। तो आपको सारे को जो है कैलकुलेट करना। 2 और आधा दर्जन 30 होता है क्या? अब 2 दर्जन, 1 दर्जन में कितना होता है? 12, फिर 2 दर्जन है तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 प्लस आधा, आधा दर्जन कितना होता है? 6 होता है। तो 30 बराबर 30, तो ये तो आपका सही है इस तरह से। उसके बाद दूसरा वाला ऑप्शन देखेंगे, 5 लीटर 50 मिलीलीटर, क्या 550 मिलीलीटर के बराबर होगा? तो जैसे आप लोग देखेंगे 5 लीटर मतलब कितना हो गया? 5000 लीटर। उसके बाद 50 लीटर है तो 50 मिलीलीटर को जोड़ दीजिए। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो 505 इतना आएगा, लेकिन बोल रहा है कि 55 मतलब कि 550 मिलीलीटर। तो इस तरह से ये गलत है। तो यही पूछा जा रहा है कि कौन गलत है, तो ये कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित आकृतियों में से किस आकृतियों की रैखिक व घूर्णन सममिति की संख्या बराबर नहीं होती है? तो इनमें से डायरेक्ट आपका जो है वर्ग आयत हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया और समचतुर्भुज हो गया। सभी का जो है आपका जो है घूर्णन जो सममिति की जो आकृतियां होती है वो बराबर होती है, बट जो समांतर चतुर्भुज की जो होती है, तो इस तरह से जो समांतर चतुर्भुज की जो होती है वह बराबर नहीं होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका जो है 3 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रेहन कागज मोड़कर घन बनाता, वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाता है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह से आ जाए? तो इसमें देखिए भुजा दिया हुआ है, घन का भुजा कितना 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो इसका यदि हम लोग आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? भुजा का क्यूब मतलब कि 5 का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा? एल क्यू हो जाएगा कितना? 125 आ जाएगा। 125 आपका निकल के आ जाएगा। तो कुल आयतन निकालना है, तो कुल आयतन जो निकालेंगे, कुल अपना लोग वॉल्यूम जो निकालेंगे, तो वॉल्यूम कुल निकल के आ जाएगा 25 गुना 125 कीजिएगा तो कुल वॉल्यूम निकल के आ जाएगा कितना? 3125 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर। और इसमें से जब छोटे छोटे घन जब इतनों में रखिएगा तो कोई जगह उसमें जो खाली नहीं बचेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए लंबाइयों का माध्यक मतलब कि बताना है। तो सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, उसको पहले एक जगह क्या करना है? सजा देना है। तो इसमें से पहले अरेंज कर देंगे। सबसे छोटा 158 है, 158 और भी है तो 158 2 बार है, तो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद 159 लिखेंगे, 159 कितना बार है? 1 बार है। उसके बाद 160 उससे बड़ा, 160 2 बार है तो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद फिर 160 के बाद 161 है, 162 है, 167 है। उसके बाद फिर 167 कितना बार है? 167 1 बार, 167 के बाद 170 हो गया। तो इस तरह से टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9 है तो 4 इधर कर देंगे, 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, तो बीच में क्या आ गया? 160। तो वही 160 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा क्या? माध्यक हो जाएगा। तो बीच वाला संख्या ही माध्यक होता है, बट आपको पहले क्या कर देना है? उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा देना है और बीच में जो संख्या आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव कीजिए। तो विद्यार्थियों का पसंदीदा खेल है फुटबॉल में फुटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं? 60। और शतरंज 50 लड़के खेलते हैं और बैडमिंटन 70 विद्यार्थी खेलते हैं और वॉलीबॉल भी आपका 20 विद्यार्थी खेलता है। तो सारे ऑप्शन को आपको पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ के देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो जैसे आपका मतलब कि जैसे आंसर के साथ ही हम लोग करते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 है। क्या इस ऑप्शन को लेके हम लोग यदि चलते, शतरंज कितना पसंद करता है? 50। तो शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थी जो है कुल विद्यार्थी, कुल कितना हो गया? कुल जब आप लोग इसको जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो कुल जब जोड़ेंगे तो आपका 200 आ जाएगा। शतरंज पसंद करने वाला 50 हो गया, टोटल आपका कितना हो गया? 200। क्या कुल विद्यार्थियों का 1/4 है क्या?
जब इसको कीजिएगा तो यहाँ पे 50 निकल के आ जाएगा। तो 50 50 बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 3 में जो कह रहा है वह जो बिल्कुल ही सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4। सही बात है। शतरंज 50 पसंद करता है और टोटल 200 विद्यार्थी है, तो 200 का 1/4 आपका निकल के 50 आ जाता है। तो सही दोनों बराबर है, तो इस तरह से राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए पैटर्न में से कौन सी संख्याएं लुप्त है। तो इनमें से जो छिपी हुई संख्या उसे निकालना है। तो इसमें से बहुत ही अच्छा सा पैटर्न है, जैसे कि 0 1 1 2 3 5 8 है। उसके बाद क्या होगा, तो देखिए इनमें से कुछ नहीं किया इस पैटर्न में, तो आप यदि जानते हैं तो इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे 0 और 1 को जोड़ा तो 1 आ गया, फिर 1 1 को जोड़ा तो 2 आ गया, मतलब कि पहले वाले 2 डिजिट को जोड़ के तीसरा वाला को लिखा गया है। तो इस तरह से पहले, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 पूरा है तो कैसे 3 आया, तो 1 और 2 को जोड़ दिया तो 3 आ गया, फिर 3 और 5 को जोड़ा तो 8 आ गया, फिर 8 और 5 को जोड़ेगा तो 13 आ जाएगा, फिर 13 और 8 को जोड़ेगा तो 21 आ जाएगा। उसी तरह से 21 और 34 को जोड़ेगा तो 21 और 34 को जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 21 और 34 को जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 13 और 55 जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले वाला 2 डिजिट को जोड़ के तीसरा वाला डिजिट पूरा मतलब कि हो जाता है। तो 13 और 55 किस में है, ऑप्शन 2 में है, तो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गणित में आकलन को डैश पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है गणित में जो है आकलन को डैश पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका, अधिगमकर्ताओं की अवधारणात्मक समझ में सीखने में रह गई कमियों को पहचानने, गणित में आवश्यकता अनुसार औपचारिक कक्षाओं का आयोजन, अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करने, अधिगमकर्ताओं को उनके टेस्ट में प्राप्त अंकों के अनुसार नवमीकरण। तो ये जो है गणित में कभी भी आकलन इस तरह का नहीं करना चाहिए, जैसे कि कोई टेस्ट लिए तो उसमें किसी बच्चे का कम नंबर आ गया, ज़्यादा नंबर आ गया, उस चीज़ के द्वारा जो है कभी भी उसका आकलन नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से बुनियादी संख्या ज्ञात का अति महत्वपूर्ण पहलू पक्ष कौन सा है। शीघ्रता से और सटीक परिकल्पना करना, संख्या बोध का विकास करना। तो यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से बुनियादी संख्या ज्ञान, बुनियादी संख्या मतलब काफ़ी ज़्यादा बेसिक जो संख्या उसका बारे में बच्चा मतलब कि सीख सके, इसके लिए क्या है कि संख्या बोध का विकास। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित पाठचर्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो NCF 2005 के अनुसार बताना है कि जो प्राथमिक कक्षा के जो गणित होते हैं तो उसके लिए क्या सर्वाधिक उपयुक्त है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, अवधारणाओं की समझ बनाते हुए विद्यार्थी जो प्रगति मूर्त से अमूर्त तरफ बढ़ते हुए करते हैं वह इसमें सुस्पष्ट रूप से सम्मिलित होना चाहिए। उसके बाद है, इसमें मुख्य रूप से वही प्रकरण या टॉपिक सम्मिलित होने चाहिए जिनका उच्चतर कक्षाओं में अनुप्रयोग या प्रयोग हो। उसके बाद है, पाठचर्या को बीज गणितीय संकेतनों का और समस्या समाधान में उसके प्रयोग का या उपयोग का परिचय कराना चाहिए। उसके बाद है, पाठचर्या को विद्यार्थियों को परिमेय को सिद्ध करने की विभिन्न विधियों का उपयोग करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से जो है क्या सबसे मतलब कि NCF के बारे में पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर में जो है गणित के लिए क्या सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो ऑप्शन 1 जैसे देखेंगे, अवधारणाओं की समझ बनाते हुए विद्यार्थी जो प्रगति मूर्त से अमूर्त मतलब कि मूर्त वस्तु से अमूर्त चीज़ों की तरफ जो बढ़ते हुए करेंगे तो वह ज़्यादा सुस्पष्ट और सम्मिलित होनी चाहिए। तो ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, मतलब कि सटीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, क्योंकि NCF 2005 भी मतलब कि गणित के बारे में भी कहती है कि उसे जो है बच्चों को मूर्त से अमूर्त चीज़ों की ओर लेके जाना है। जैसे किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ाना है तो उसे जो है दिखा के उस चीज़ को समझा के किसी भी TLM के माध्यम से जब समझाएंगे तो वह बच्चा जो है जल्दी समझेंगे। उसके बाद है, शिक्षक ने कक्षा 1 के विद्यार्थियों से 54 लिखने के लिए कहा, विद्यार्थी ने 504 लिखा। निम्नलिखित में से कौन सी इस गलती को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन 1 में है, बच्चों के बीच में से 0 मिटाने के लिए कहना,
तो इसमें से 54 को 504 लिख दिया, तो इसमें से इस तरह का बात तो कोई मायने ही नहीं रखता। ऑप्शन नंबर 1 तो ये गलत ही हो जाएगा। उत्तर को गलत चिन्हित करना और बच्चे को 5 और 4 लिखने के लिए कहना। अब यदि इस तरह का गलती किया है तो क्या आप मतलब कि उत्तर को जो गलत किया उस बात को आप इंडिकेट करके उसके बाद आप बच्चे को क्या कहेंगे 5 और 4 को दोबारा लिखिए। ऐसे करने से उसका क्या गलती सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। उसके बाद है बंडल बनाने की गतिविधियों का उपयोग करके यह बताना कि 2 अंकीय संख्या कैसे लिखी जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वह 54 लिखने के लिए बोला है, उसमें 2 अंकीय संख्या है, तो उस संख्या को सिखाने के लिए आप क्या करेंगे, एक बंडल जो मतलब कि प्रैक्टिकल जो है गतिविधि है, एक्टिविटी है, उसके माध्यम से जब आप बताएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेंगे और वह गलती को सुधार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आयत के क्षेत्रफल की अवधारणाओं को विकसित करने के लिए सही अनुक्रम क्या होगा? तो सही अनुक्रम बताना है कि पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 को हम लोग जैसे ही देखेंगे तो इसमें है कि आयत की भुजाओं को मापने और लंबाई चौड़ाई के गुणन के द्वारा उसका क्षेत्रफल ज्ञान करना। सबसे पहले हम लोग बी को करेंगे। उसके बाद हम लोग सी, आयत के फलक को वर्गाकार टाइल जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर हो ढकना तथा टाइलों की संख्या गिनना। उसके बाद हम लोग सी को करेंगे। उसके बाद हम लोग दिए गए आयत को रबड़ या इरेजर्स या शार्पनर द्वारा ढकना और फिर विद्यार्थियों को इन्हें गिनने के लिए कहेंगे। तो इस तरह से ए, तो पहले बी सी उसके बाद ए, इस प्रकार जो है अनुक्रम हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा में एक गतिविधियों कार्य। तो कक्षा में एक गतिविधि कार्य करते समय बच्चा द्वारा दर्शाए गए व्यवहारों के एक परास रेंज को अभिलेखित करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों का अवलोकन करते हुए जो संक्षिप्त टिप्पणियाँ ली जाती है वह जो है किसका उदाहरण है? तो कक्षा में जब गतिविधि कार्य किया जाता है तो उस समय बच्चा द्वारा दर्शाए गए व्यवहार के परास या रेंज को अभिलेखित करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों का अवलोकन करते हैं। मतलब कि शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों का अवलोकन करता है। जो संक्षिप्त टिप्पणी ली जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो इस तरह से उसका जो है क्या होगा, तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है। जैसे पहला है उपाख्यानात्मक अभिलेख रिकॉर्ड, तो उसका जो एक संक्षिप्त टिप्पणी जो होता है बच्चों का जो अवलोकन लिया जाता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपाख्यानात्मक अभिलेख या रिकॉर्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गणित में समस्या समाधान की युक्तियों में सम्मिलित है। तो गणित में जो है समस्या समाधान की युक्तियों में क्या सम्मिलित है? जैसे ऑप्शन 1 है आपका अंतर्ज्ञान और प्रयोग। उसके बाद है कंठस्थ करना और प्रक्रियात्मक प्रवाह, अवलोकन और प्रयोग। उसके बाद है तर्कना, विवेचन और पैटर्न बनाना। तो गणित के बारे में किसी भी समस्या का समाधान करने में सबसे अच्छा है क्या? तर्कना या विवेचना और पैटर्न बनाना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्कूली स्तर पर लघुत्तम समवर्त यानी कि लॉ 100 के शिक्षण और अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है? जैसे प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनमें क्या करना है कि लॉ 100 पढ़ाना है, तो इनमें से पढ़ाने के लिए जो सबसे कम उपयुक्त क्या है? जैसे पहला ऑप्शन है प्राथमिक कक्षा में क्रियाकलाप विधि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका परिचय कराया जा सकता है। उसके बाद इसे प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो सबसे कम उपयुक्त क्या है कि इसे जो है प्राथमिक स्तर के बच्चों में जो है प्राथमिक कक्षाओं में नहीं पढ़ाया जा सकता, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब एक बच्चे को 5 गुना 28 का परिकलन करने के लिए कहा गया तब उसने निम्नलिखित प्रकार से उसे हल किया। जब बच्चों को 5 गुना 28 लिखने के लिए कहा गया तो बच्चे ने इस तरह से क्या किया, हल किया। 5 गुना 28 को इसको 28 लिखा, उसके बाद फिर गुना 5 किया, तो फिर बराबर 14 गुना 5 गुना 5 इस तरह से लिखा। तो इसमें किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा? तो इसमें जो है आपका क्रम विनिमय नियम, वितरण या बंटन नियम। तो इस तरह से जो है क्रम विनिमय नियम और बंटन नियम का जो है उदाहरण यहाँ पे दिख रहा है। तो ए और बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी किस में है? 2 में है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में दिक् स्थान संबंधी समझ का विकास करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें से आपको
सारे ऑप्शन पढ़ के आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में दिक् स्थान संबंधी समझ का विकास करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि, जैसे पहला है संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रस्तुत करना, कमरों के सापेक्ष आकार और स्थिति को दर्शाते हुए अपने घरों का मानचित्र बनाना। उसके बाद है मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी का मापना। उसके बाद है ज्यामितीय आकृतियों का नामों का प्रत्यास्मरण करना। तो इनमें से बताना कि कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 जैसे आप लोग देख रहे हैं कि कमरों के सापेक्ष आकार और स्थिति को दर्शाते हुए अपने घरों का मानचित्र बनाना, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक अंकीय संख्याओं का योग को प्रस्तुत करते हुए सुश्री अलका ने मूर्त वस्तुओं जैसे टोकनाव, पेंसिल, रबड़ इत्यादि का उपयोग किया। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को एक अंकीय संख्याओं को जोड़ने के लिए इन वस्तुओं का कुशलतापूर्वक उपयोग करने का अवसर प्रदान किया। ब्रूनर के अनुसार अधिगम का यह प्रकार कहलाता है। तो ब्रूनर के अनुसार बताना है कि अधिगम का यह जो है प्रकार क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अभिप्रदर्शन। तो अभिप्रदर्शन या आपको इसी को बोला जाता है क्या, एन एक्टिव। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ब्रूनर के अनुसार यदि इस तरह का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, एन एक्टिव बोला जाता है या अभिप्रदर्शन बोला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक बच्चा अपने आसपास से विभिन्न आकृतियों के उदाहरण देता है, जैसे समोसा एक त्रिभुज है। वह बच्चा वेन हेले सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है। तो इसमें से बताना है कि वेन हेले के अनुसार जो है बच्चे जो है किस चिंतन पर है। तो आपको बताना है कि जब एक बच्चे को इस तरह से एक समोसा दिखाया जाता है तो कहा त्रिभुज, मतलब कि समोसा एक त्रिभुज है, तो वह बच्चे क्या करता है, उस चीज़ को देखता है और देख के जो है समझता है कि त्रिभुज में जो है 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होते हैं। तो इस तरह से उसमें जो है दृश्यीकरण का जो है मतलब कि चिंतन जैसी दृश्यीकरण जैसी चिंतन का स्तर जो है आ जाता है बच्चे में। तो देख करके बहुत सारे चीज़ बच्चे सीखने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, दृश्यीकरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, व्यकलन की समस्या 63-29 को हल करते समय एक बच्चा कहता है कि मैंने 29 को 30 में से 63 को 64 में बदल दिया, तो मैंने समस्या को 64-30 में परिवर्तित कर दिया, मेरा उत्तर 34 है। इस बच्चे के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो इस बच्चे के बारे में क्या कहा जा सकता है आपको बताना है। जैसे ऑप्शन पहला ऑप्शन है आपका, बच्चा यह नहीं जानता कि 63-29 को कैसे हल करना है। बच्चा योग और व्याकरण को लेकर असमंजस या दुविधा में पड़ गया है। बच्चे व्याकरण की अवधारणात्मक समझ है, अतः वह एक वैकल्पिक ऑल्टरनेट युक्ति प्रयोग करता है। तो इसमें जो है बच्चा को जो है इस तरह की धारणाओं के बारे में पता है, बट उन्होंने क्या किया है, बच्चे व्याकरण की अवधारणात्मक समझ है और अतः वह एक जो है वैकल्पिक अल्टरनेट युक्ति का प्रयोग किया है, जिसके कारण मतलब कि इसमें बताया जा रहा है क्या बच्चे जो है बच्चे के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो बच्चे जो है बच्चे में अवधारणात्मक समझ है, अतः वह जो है वैकल्पिक रूप से अल्टरनेट युक्ति का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में एक बच्चा उत्तर देता है 7 × 0 = 7 और 0 × 7 = 7 होता है। तो इसमें बच्चा जो है इस तरह का उत्तर दिया है। तो उपयुक्त परिस्थिति के में बताना है कि क्या सही है। बच्चा कक्षा में असावधान है और ध्यान नहीं दे रहा। उसके बाद उसको यह बताने की आवश्यकता है कि पहाड़े 7 × 1 = 7 से आरंभ होता है। उसके बाद अगला है, सही परिकलन हेतु उसको और अधिक प्रश्न अभ्यास के लिए दिया जाना आवश्यक है। उसके बाद है, वह गलत रूप से योग के गुणों का गुणन की समस्या में विस्तारित कर रहा है। ये बात सही है, वह जो है एक गलत तरीका से जो है गुणों के जो है मतलब कि इस सवाल को बना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपका, राधा अपने घर से जो है, तो इस तरह से यहाँ से जो है आपका जो है अगला जो शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो है 90 क्वेश्चन था आपका, मतलब कि 90 नंबर तक। तो टोटल हम लोग जो है 30 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए मैथ्स का। तो आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।